हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्यों रहने वाले हैं? बिकॉज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आइए जो है आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो डे है, स्पेशल डे, वो कौन सा है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। या इस पिक में आप देख सकते हैं डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या रहता है। पहले तो आप ये देखो, ड्रॉट का मतलब आपको पता है कि सूखा जो रहता है ज़मीन पे किसी एरिए में। डेसिटिफिकेशन क्या होता है कि जो लैंड है जब उसका डेसिटिफिकेशन होता है मीन्स फर्टाइल नहीं रहती है, खेती करने के लायक नहीं रहती है, बंजर हो जाती है, ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती है, तो वो क्या कहलाती है? डेसिटिफिकेशन कहलाती है। ड्रॉट के कारण भी, ठीक है, जो लैंड है उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं तो वो लैंड बेकार आपको देखने को मिलता है, खेती नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके कारण कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सपोज कोई लैंड फर्टाइल नहीं है, उस पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे थे, उसके कारण पहले जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है, उसके कारण क्या रहा कि आपने कुछ गलत एक्टिविटी करने के कारण वहाँ पे सूखा पड़ गया, ठीक है। तो इसके कारण जो प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, अगर लैंड कम हो रही है पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, अगर बंजर हो गई ज़मीन, ठीक है, तो वो खेती करने के लायक नहीं रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन, एक साइड आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, तो वो जो अनाज है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा इसके चलते। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो भूखमरी का शिकार हो सकते हैं, यानी कि लोग भूखे मर सकते हैं, ठीक है। इसके कारण ये इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है लोगों के द्वारा। इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इस चीज़ को प्रिजर्व किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। 17 जून को एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो डेजर्टिफिकेशन है, ड्रॉट की जो सिचुएशन है, कैसे हम ऐसे मेथड अप्लाई करें कि इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके, ड्रॉट का जो सिस्टम है उसको रिकवर किया जा सके। थीम जो है इसकी क्या है? रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ठीक है। इसकी क्या है? थीम है। आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन बताइए, इससे रिलेटेड जो हंगर से रिलेटेड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो कौन से नंबर का है? प्लीज़ आप बताइए, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात हो रही है, क्यों चर्चा में? आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। प्लीज़ आप इंजॉयबल अपना मूड रखा करिए, बिकॉज इससे क्या रहेगा, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप अच्छे से इसको लर्न कर पाएंगे। रिवाइज होगा आपका जो भी, जैसे पिछली चीज़ें भी आपकी रिवाइज होती रहती हैं इस सेशन के साथ साथ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की अगर बात करें तो रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी मीटिंग को चेयर किया गया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। फोकस किस चीज़ पे दिया गया? सबसे ज़्यादा इस फ्लोरीकल्चर मिशन को फोकस में रखा गया इस मीटिंग के चलते। फ्लोरीकल्चर क्या रहता है? जिसमें फूल पत्तियाँ या फिर डेकोरेशन के जो फ्लावर्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उसके ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। इम्प्लीमेंट इसको किया गया टोटल 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में, हमारी इंडिया की अगर बात करें तो, ठीक है। अगर इसका एम की अगर बात करें, इस मीटिंग का या इस फ्लोरिकल्चर मिशन का बेसिकली एम क्या है कि यूटिलाइज किया जा सके इंडियन फार्मर्स हैं, ताकि हमारी कंट्री में इंडियन फ्लोरिकल्चर की और इसकी जो वर्थ देखने को मिल रही है, अभी इसकी कितनी है? 15,700 करोड़ है। अगर 2018 की बात करें तो इसको बढ़ाने की बात की जा रही है 2024 तक, यानी कि 3 गुना बढ़ाने की बात की जा रही है, 47,200 करोड़। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की अगर बात करें तो इससे पहले हम देख लेते हैं इस चीज़ का बेनिफिट क्या रहेगा। बेनिफिट ये रहेगा कि फार्मर्स की तो इनकम जनरेट होगी ही साथ अगर फार्मर्स इसको अपने लैंड पे उगाते हैं तो उनको 3 गुना फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, और एशिया में इसका 7th रैंक है, ठीक है। और ये फर्स्ट पोजीशन है हमारी इंडिया में। ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है जो स्कीमागो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जो वर्ल्ड रिपोर्ट है, ठीक है, उसके द्वारा ये बोला गया है, वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के द्वारा, ठीक है।
तो आइए आगे देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की अगर बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 26 सितंबर 1942 को। मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। वाइस प्रेसिडेंट इसके कौन रहते हैं, जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, शेखर सी मंडे इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है, देखते हैं इसके बारे में क्या बातें की जा रही हैं। कॉर्बीवैक्स क्या है, मेडिसिन है, ठीक है। हमारी इंडिया यानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 300 मिलियन डोजेस का जो है वो एडवांस ऑर्डर दे दिया गया है न्यू कोविड वैक्सीन को लेकर, जिसका नाम है कॉर्बीवैक्स, ठीक है। इंडिया की ये इंडिजीनियसली प्रिपेयर की गई मेडिसिन है, ठीक है। ये जो है मेडिसिन अभी अगर देखें करंटली ये 3rd फेज़ क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। 6 फेसेस रहते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, ये अभी 3rd फेज़ में है। ये जो है ये पार्ट किसका रहेगा, जैसे सार्स-कोव-2 की फुल फॉर्म क्या रहती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वैक्सीन 2, ठीक है, कोविड वायरस 2, यानी कि ये बीमारी का नाम है। तो इसको ही आने वाले टाइम में कैसे टैकल किया जा सके, तो इससे रिलेटेड ये मेडिसिन लेके आ रही है हमारी गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, इसके थ्रू इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात की जा रही है। ये क्यों चर्चा में है, ठीक है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो बच्चे कोविड 19 के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं सेक्शन के, एक साइड आपको ऑनलाइन एजुकेशन देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित हैं, ठीक है। बिल्कुल ही कनेक्टिविटी है जो स्कूल टीचर्स के साथ उनकी टूट चुकी है, ठीक है। उनको कैसे पैटर्न में लेके चलना है, ये सब चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा अलग अलग स्टेट में। ये बोला गया है किसके द्वारा, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। हमारी कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 में, सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो ड्यू टू कोविड-19 आउट ऑफ द स्कूल जो बच्चे हो गए हैं, ठीक है, कोविड-19 जो आउट ऑफ द स्कूल बच्चे हो गए हैं उनके लिए डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया गया है, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। प्रबंध पोर्टल जो है समग्र शिक्षा, इसके द्वारा इसके थ्रू डाटा की कलेक्शन की जाएगी, ठीक है। जो एडमिशन होगी बच्चों की एज जो है एज ग्रुप 6 to 14 ईयर, इससे रिलेटेड हमारे संविधान में भी प्रोविजंस रखे गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आपको मेंशन देखने को मिलते हैं, जिसमें 12 to 35 आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आर्टिकल आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21A कि कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज ग्रुप को देने, कौन कौन 6 to 14 ईयर्स तक, ये हमारा राइट भी है और ये हमारी ड्यूटी भी है। 11th ड्यूटी यही बात करती है, ठीक है। टोटल 11 ड्यूटी है, जो लेटेस्ट जो है एड ऑन की गई थी 11 थी, उसके थ्रू भी यही बातें की गई हैं, ठीक है। तो कंपलसरी रखा गया है कि जो बच्चे हैं एज ग्रुप के 6 to 14 ईयर्स, इनके एडमिशन हो, स्पेशली जो बिलोंग करते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, बैकवर्ड ग्रुप, उन पे फोकस किया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात की गई है, जो सेशन देखने को मिलेगा 2021 और 22 का। अगर प्रबंध पोर्टल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रोजेक्ट अप्रेशियल बजटिंग अचीवमेंट्स एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, प्लीज़ इसको याद रखिए। स्टेप जो लिए गए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है रिलेटेड टू एजुकेशन, जैसे रहता ऑनलाइन एजुकेशन जैसे प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको कैसे आगे लेके चलना है, उन बच्चों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है ड्यूरिंग या थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू इंक्रीज़ होती है। जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर ऑनलाइन एजुकेशन देखने को मिल रही है तो इंक्रीज़ होती है एफिशिएंसी, मैनेज अच्छी तरह से किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन रहता है। जैसे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड स्कीम है जो स्कूलिंग की जो देखने को मिलते हैं थ्रू समग्र शिक्षा के थ्रू। ट्रांसपेरेंसी काफ़ी देखने को मिलती है, एक्यूरेसी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू अप्रूवल, रिलीजेस, फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है।
अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो एक्यूरेट असेसमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट फंड जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। समग्र शिक्षा जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, जो एक्सटेंड की गई है प्री स्कूल टू क्लास 12 तक, ठीक है। सबज्यूम है ये 3 स्कीम्स का, यानी कि 3 स्कीम्स इसमें देखने को मिलती है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, ठीक है। फोकस जो रहता है किस किस पे रहता है, टीचर पे और टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, इसका मेन फोकस है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है एजुकेशन से रिलेटेड, बताना ज़रा ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो कौन सा है यहाँ पे मेंशन है, सॉरी, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जो इंश्योर करता है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, प्रमोट करना अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए, ठीक है। एम क्या है कि सपोर्ट करना, स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट की जाएगी राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ठीक है। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली, कब, जून 11 में, ठीक है। इनके बारे में हम जानते हैं अब। राम प्रसाद बिस्मिल जिनका जन्म हुआ था 11 जून 1907, ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अहम रोल इनके द्वारा अदा किया गया जब ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारी कंट्री में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये मोस्ट नोटेबल इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। एसोसिएट थे ये आर्य समाज फ्रॉम अर्ली एजिस की अगर बात करें तो। इनके द्वारा पब्लिश किया गया इनका पैम्पलेट जिसका टाइटल था देशवासियों के नाम, ठीक है, इंडियंस के नाम, इनका जो क्या था पैम्पलेट था। डिस्ट्रीब्यूट किया गया विद हिज पोइम मणिपुरी की प्रतिज्ञा, या सॉरी मेनपुरी की प्रतिज्ञा, इनकी क्या थी, पोइम का नाम था, जो जनवरी 28 1918 में क्या की गई, पब्लिश की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इनके द्वारा फाउंड की गई, जो लीडर्स थे बाद में आके जुड़े वो थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। पार्टिसिपेट इनके द्वारा किया गया मेनपुरी जो है कॉन्स्पिरेंसी 1918 की। ऑन अगस्त 9 1925 की अगर बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं कैंपेन इनके द्वारा किए गए अशफाकुल्ला खान एंड अदर एग्जीक्यूटिव प्लान इनके द्वारा बनाया गया, जो काकोरी जो इंसिडेंट हुआ था, जो ट्रेन लूटी गई थी, ठीक है। इनको गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई, कब, दिसंबर 1927 को। और इनकी जो क्रीमेशन यानी कि इनका जो संस्कार किया गया था रैप्ती रिवर जो है, ठीक है, उसके पास किया गया, जो साइड बाद में बनी राजघाट के नाम से उसको जाना गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था 2019 का, उसके चलते काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला शाहीन बाग जो दिल्ली में है। तो काफ़ी दंगे फसाद देखने को मिले, उसके चलते कई लोगों की डेथ भी हुई। तो इनको क्या कर लिया गया था, दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। तो अभी इनकी बेल हुई है, ठीक है, जजमेंट जो आया है इनकी जो बेल देखने को मिली। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जजमेंट सुनाया है, ठीक। अदरवाइज जो सेक्शन 15 के तहत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है 1967 जो है उसके तहत, ठीक है। तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने सेक्शन 15, 17 और 18 को लागू करने पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है 2019 का, ठीक है, उसके दौरान बड़ी साजिश का हिस्सा होने के आरोपों का सामना करने वाले दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनके आरोपियों को जमानत देते समय ये मुद्दा सामने आया, ठीक है। प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंस देखने को मिला। इस प्रोटेस्ट के चलते काफ़ी लोगों की जान भी गई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। सेक्शन 15 की अगर बात करें, टेररिस्ट एक्ट के अपराध को शामिल करती है, ठीक है, जो टेररिस्ट एक्ट है उसके अपराध को शामिल करता है सेक्शन 15। सेक्शन 17 की अगर बात करें तो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए फंड जुटाने के लिए दंड जो है उसका प्रावधान रहता है, ठीक है। सेक्शन 18 की अगर बात करें तो टेररिस्ट एक्ट के लिए साजिश आदि के लिए सज़ा या टेररिस्ट एक्ट करने की तैयारी करने वाले किसी भी कार्य के अपराध को शामिल करता है, ठीक है, कौन, सेक्शन 18।
अगर इसकी बात करें राइट टू प्रोटेस्ट को लेके, हमारे संविधान में भी इसके प्रोविजंस रखे गए हैं। राइट टू प्रोटेस्ट जो है पब्लिकली चैलेंज और फोर्स कर सकता है गवर्नमेंट टू आंसर, ठीक है। फंडामेंटल पॉलिटिकल, लोगों का फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। एंड डायरेक्टली डेमोक्रेटिक रीडिंग वेरियस प्रोविजंस की अगर आप बात करें तो आर्टिकल 19 के अंडर आता है कि राइट टू प्रोटेस्ट करने का पूरा पूरा अधिकार है लोगों का। आर्टिकल 19 क्लोज 1A की अगर बात करें तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं कहाँ, पार्ट 3 में। उसमें 12 टू 35 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आर्टिकल 19 है जो राइट टू प्रोटेस्ट की बात करता है, यानी कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 19 क्लोज 1B की अगर बात करें तो सिटीजन को राइट है असेंबल करने का पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि विदाउट हथियार प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट हथियार नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 19 की बात करें तो क्लोज 1C राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं। ये राइट्स तो दे रखे हैं, बट इन राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और ना ही ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कोई सब्जेक्ट है जो मेंशन कर रखा है आर्टिकल 19 क्लोज 2, आर्टिकल 19 क्लोज 3, जो क्या बताता है कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म नहीं करना है, हमारी सिक्योरिटी जो है स्टेट कंट्री की उसको हार्म नहीं करना। जो हमारी अनदर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन है अगर उसको वायलेशन करने की कोई कोशिश करता है, ठीक है, तो इसके तहत भी सज़ा हो सकती है। ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट का जो फेस्टिवल है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। राजा प्रभा जो फेस्टिवल देखने को मिलता है, ये वुमेंस का फेस्टिवल है। कहाँ पे, उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है उड़ीसा की। राजा प्रभा फेस्टिवल जो है उड़ीसा का, ये 3 दिन आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। ये डेडिकेट है जो मदर अर्थ यानी कि धरती माँ जो है उनको डेडिकेटेड है ये जो फेस्टिवल है जो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है राजा प्रभा। वुमेनहुड एट लार्ज, यहाँ पे जो वुमेन्स है लार्ज तौर पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट डे जो है इस फेस्टिवल का वो पहली राजा के नाम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड जो है मिथुना संक्रांति, ठीक है। थर्ड जो है बहुधा बसी राजा के नाम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो फोर्थ एंड फाइनल जो डे है वो वसुमती सुना, यानी कि बाथिंग ऑफ मदर अर्थ के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये एसोशिएट करता है जो एंड रहता है समर सीजन एंड अराइवल जो रहता है मानसून की, जो मानसून जब आता है तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, यानी कि जो चैरिटी दी जाती है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा उसके ऊपर इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा किया गया, आइए देखें। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है 2021, जो चैरिटी दान वगैरह दिया जाता है, जैसे खाने का जो लंगर लगाते हैं ये भी दान ही एक किस्म का हो गया, पैसे का जो दान रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर ये इंडेक्स जारी किया गया है। जो पब्लिश किया गया है वो चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्वे है ये चैरिटी से रिलेटेड अराउंड द वर्ल्ड अगर देखें तो। इसका जो फर्स्ट एडिशन रिलीज़ किया गया था 2010 में रिलीज़ किया गया। मोस्ट जो जेनरस कंट्री है इन दी वर्ल्ड, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्या देती है, चैरिटी देती है, वो इंडोनेशिया है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया है, कीनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, घना, ये सारे हैं। इंडिया का जो रैंक है वो 14th नंबर पे है, ठीक है, अगर दान दक्षिणा या फंड की बात करें तो, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है 14 है, ठीक है, चैरिटेबल कंट्री की अगर बात करें तो। इसमें जो बिहेवियर रहता है हेल्प, मतलब स्ट्रेंजर जो है उसकी हेल्प करना, डोनेट करना मनी, ठीक है, और वॉलेंटियर टाइम टू एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके क्या है एस्पेक्ट हैं 3, आपको ये याद होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है सिप्री की रिपोर्ट है 2021 की ईयर बुक आपको देखने को मिली है। इसके तहत क्या, सिप्री की फुल फॉर्म क्या रहती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इनके द्वारा ईयर बुक रिलीज़ की गई है 2021 की। करंटली जो बोला गया आर्मामेंट्स डिसआर्मामेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। चाइना जो है
सिक्योरिटी यानी कि न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें तो उसकी बात की जा रही है इस ईयर बुक 2021 के तहत। न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट्री जो है चाइना सिग्निफिकेंटली मॉडर्नाइज कर रही है अपने वेपन्स को। इंडिया और पाकिस्तान अगर देखें तो ये एक्सपैंड कर रही है दोनों मिलकर अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं। अकॉर्डिंगली अगर ईयर बुक की बात करें तो इंडिया में जो एस्टिमेट लगाया गया है कि 156 न्यूक्लियर वेपन्स हैं 2021 में। अगर कंपेयर करें तो 150 थे लास्ट ईयर, ठीक है, 6 आपको देखने को मिले हैं ज़्यादा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 165 वॉर हेड्स हैं, 160 कितने थे 2020 में। चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कंसिस्ट कर रहा है, यानी कि चाइना के पास से 350 हैं, 2020 में कितने थे 320। रशिया और यूएसए अगर दोनों मिलके इनकी बात करें तो ऑल ओवर ग्लोबल की अगर बात करें तो 90% इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। रशिया और यूएसए में सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूएसए के पास है। 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स कौन सी है, यानी कि 9 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज कौन सी है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। सबसे ज़्यादा यूएसए, उसके बाद रशिया, यूके, फ्रांस, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अगर टुगेदर सबका मिला के न्यूक्लियर वेपन्स के अगर काउंट किया जाए कितने 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स हैं 2021 ईयर की अगर बात करें तो। किसके द्वारा ये बोला गया, शिप्री ईयर बुक 2021 के द्वारा। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, सिप्री के सोलना, ठीक है। डायरेक्टर डैन स्मिथ, चेयर किनके द्वारा की जाती है ये, जैन एलिसन। फाउंड कब किया गया, 1966 में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स ज़रूर शेयर कीजिए करिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।